हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में अपन जो है क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर राइस चावल की बात करेंगे। देखेंगे कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। राइस चावल, चावल का जो वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा, बोटनिकली इज नोन एज द ओराइजा सेटाइवा। पहला तो ये आपको पता ही होना चाहिए, साइंटिफिक नेम तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन चावल का जो कुल है वो आपका ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल फैमिली, ग्रेमिनी पोएसी, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन चावल का उत्पत्ति स्थान जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है भारत बर्मा, इंडो बर्मा, काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन चावल के केस में इसका गुणसूत्र संख्या 2:24, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे जो है चारों केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका वानस्पतिक नाम, देन इसकी फैमिली, देन इसका उत्पत्ति स्थान, देन इसके गुणसूत्रों की संख्या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चावल एक बहुत ही महत्व वाली फसल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस वाली फसल है। और इंडिया के अंदर बात करें तो चावल जो है आपका इंडिया की एक मुख्य खाद्य फसल के रूप में जानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका जो पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे अपन पेनिकल या स्पाइकल, पेनिकल यानी स्पाइकलेट का समूह होता है, पेनिकल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक एग्जाम में आया हुआ है कि पेनिकल क्या होता है। तो पेनिकल जो होता है स्पाइकलेट का समूह होता है, और पेनिकल जो होता है आपके चावल के पुष्पक्रम को कहा गया है। देन इसके बाद आता है इस केस में कि भाई चावल का जो दाना या फल प्रकार क्या कहलाता है, तो कैरियोप्सिस कहलाता है। और बेसिकली आप जानते हो जितनी भी आपकी ग्रेमिनी कुल की जो फसलें हैं, ग्रेमिनी कुल की जो फसलें हैं, उन सभी का जो फल प्रकार है वह आपका कैरियोप्सिस ही कहलाता है। देन प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं उनमें जो प्रोटीन होती है वह 10% होती है, सिवाय चावल के जिसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है, जो आपको पता होना चाहिए। ये अपवाद है। और मक्का आपका चावल जिसका वानस्पतिक नाम ओराइजा नाम है, तो उस ओराइजा से इसकी प्रोटीन का नाम हो गया ओराइजिन। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं, तो ओराइजिन कहते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन यह C3 प्लांट है क्योंकि इसकी हाइट छोटी होती है, और इसके केस में पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, यह स्वपरागित है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, क्योंकि इसमें चेस्मोगेमी पाई जाती है। चेस्मोगेमी बेसिकली होता क्या है, जैसे ये फ्लावर है या पुष्प है जिसके अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा पुष्प दोनों ही जो है एक ही फूल के अंदर है। इसमें क्या होगा, पोलिनेशन के बाद, पोलिनेशन के बाद, परागण के बाद जो होगा वह फ्लावर ओपन हो जाता है, खुल जाता है, उसी को अपन चेस्मोगेमी कहते हैं। और क्लिस्ट्रो में क्या होता है, फ्लावर हमेशा बंद रहता है, और चेस्मो में परागण के बाद फूल खुल जाता है, लेकिन परागण हो चुका होता है, इस वजह से वह फसल क्या होगी, स्वपरागित होगी, सेल्फ पॉलिनेटेड होगी, जो आपको बताना चाहिए। तो चेस्मोगेमी मेन फिनोमिनन है चावल के स्वपरागित होने का। देन लघु दिवस पौधा, तो ये तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो खरीफ क्रॉप्स होती है, ज्यादातर जो खरीफ क्रॉप्स जो होती है वह आपकी शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आती है, जो आपको पता होना चाहिए। चावल भारत की मुख्य खाद्य फसल है। राइस इज द स्टेबल फूड ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए। और अगर अपन विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो वर्ल्ड का जो स्टेबल फूड है वह आपका व्हीट है, गेहूं है, जो आपको पता होना चाहिए। और इंडिया का जो स्टेबल फूड है वह आपका चावल है। चावल में बोनेपन का जीन काफी इंपॉर्टेंट, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में काम में लिया गया, दैट इज द डिजियोहुजेन, जो भी आपको पता होना चाहिए। और गेहूं में जो बोनेपन का जीन काम में आया वह नोरिन 10 RST1 है, और RST2 था। तो इस स्लाइड में आपने देखा कि राइस जो है सेल्फ पॉलिनेटेड क्यों है, क्योंकि उसमें चेस्मोगेमी पाया जाता है, शॉर्ट डे प्लांट है क्योंकि ये खरीफ की क्रॉप से। देन राइस जो है इंडिया की मेन स्टेबल फूड है, जबकि वर्ल्ड का जो है आपका व्हीट है, और इसमें बोनेपन या ड्वार्फिंग जीन कौन सा है, डिजियोहुजेन है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, चावल का परीक्षण बार, यानी नॉर्मल जो राइस होता है, साधारण जो चावल होता है, उसका जो टेस्ट वेट, परीक्षण बार का सीधा सा अर्थ निकलता है 1000 सीड का वेट, यानी 1000 बीजों का बार, 1000 बीजों का बार जो होता है उसे ही अपन परीक्षण बार कहते हैं। और सामान्य चावल का परीक्षण बार जो है वो 25 ग्राम होता है, जो आपको पता होना
चाहिए। देन नेक्स्ट वन बात करते हैं बासमती चावल की। तो बासमती चावल जो होते हैं सामान्य चावल से हल्के होते हैं, इसलिए इनका परीक्षण भार 21 ग्राम होता है और सामान्य चावल का 25 ग्राम होता है। चावल में खुशबू यानी एरोमा जो होता है वह किसकी वजह से होता है? तो दैट इज द डाइएसिटाइल 1 प्रोपेनिल के कारण जो होता है चावल के अंदर एरोमा पाया जाता है। बुरी खाद काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। ब्राउन मैन्यूरिंग, ब्राउन मैन्यूरिंग जो है वह कौन सी फसल से संबंधित है? जो चावल से संबंधित है। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जो आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन मैन्यूरिंग जो है किसमें की जाती है? तो राइस के अंदर, चावल के अंदर करते हैं। अब ये ब्राउन मैन्यूरिंग होती क्या है तो इसको समझिए। यहाँ पे ब्राउन मैन्यूरिंग इज अ टेक्निक टू ग्रो द सेसबिना। सेसबिना मीन्स द डेचा। Sesbina means the decha in the standing rice crop and killed them with the help of herbicide for the manuring. After the killing, the color of the sesbina residue become brown, so it is called the brown manuring. इसको अपन और समझ सकते हैं सरल तरीके से। जैसे कहने का अर्थ है कि फार्मर जो है अपने फील्ड के अंदर, उसका खेत है, उस खेत के अंदर उसने क्या किया कि राइस की सोइंग की। और राइस की सोइंग कैसे की? लाइन के अंदर उसने राइस की सोइंग की। इस प्रकार से उसने अपने फील्ड के अंदर जो है राइस की सोइंग कर दी। तो ये सारी जो रो है अपन कहेंगे, ये सारी की सारी जो रो आपको दिखाई दे रही है ये राइस की है, चावल की उसने अपने खेत के अंदर सोइंग की। अब उसके बाद वो किसान क्या करेगा कि यहाँ पे जो चावल की जो सोइंग की है, इनके बीच की रो के अंदर जो है, इनके बीच के रो के अंदर जो है वह एक दूसरी क्रॉप की सोइंग करेगा, वह एक दूसरी क्रॉप की सोइंग करेगा। और वह जो क्रॉप होगी आपकी दैट इज द सेसबिना। कौन सी होगी? सेसबिना होगी। और सेसबिना, सेसबिना और सेसबिना को अपन सामान्यतया कहते हैं ढेंचा। तो उसने, फार्मर ने क्या किया कि चावल की जो सोइंग की कतारों के बीच में उसने सेसबिना या ढेंचा बो दिया। अब क्या होगा कि यह जो सेसबिना या ढेंचा जो है यह जो है लगभग 30 दिन का हो जाएगा, 30 दिन या 35 दिन का हो जाएगा। उसके बाद इस सेसबिना वाली फसल पर, यानी जो हरे हरे रंग वाली जो आपको ढेंचा दिखाई दे रही है, इसके ऊपर वह 2,4-D नामक शाकनाशिका हर्बिसाइड का जो है क्या करेगा, इस सेसबिना वाली फसल पर, ढेंचा की फसल पर उसका छिड़काव करेगा, 2,4-D का छिड़काव करेगा। इस वजह से ढेंचा की जो कतारें होगी, ढेंचा की जो फसल होगी वह नष्ट हो जाएगी और नष्ट होकर भूमि में मिल जाएगी और भूमि में मिलकर उसका रंग जो होगा भूरा हो जाएगा और भूरा होने की वजह से ही उसको अपन जो है बुरी खाद या ब्राउन मैन्यूरिंग के नाम से जानते हैं। अब इसके पीछे कारण यह भी है क्योंकि आप जानते हो सेसबिना और ढेंचा जो है एक लेग्यूमिनेसी क्रॉप है और जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ढेंचा क्या करेगा, ढेंचा जो करेगा वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और ढेंचा आप जानते हो हरी खाद के रूप में भी काम में लेते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, किसान ने, कि ढेंचा वहां पे बुआई किया और ढेंचा जैसे 30 दिन का हुआ और उसके ऊपर उसने 2,4-D का छिड़काव कर दिया ताकि ढेंचा नष्ट हो जाए, क्योंकि उसने नाइट्रोजन स्थिरीकरण उसके अंदर कर रखी है। वो नष्ट होगा, वह भूमि में मिलेगा तो भूमि में वह नाइट्रोजन को बढ़ाएगा और वह नाइट्रोजन चावल की फसल के लिए काम में आएगा। इसीलिए जो कहा गया है यह बुरी खाद जो है यह कौन सी फसल में अप्लाई की जाती है, तो चावल में करते हैं, राइस में करते हैं। और बुरी खाद या ब्राउन मैन्यूरिंग का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट वन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर एक और राइस के अंदर जो टेक्निक काम में ली जाती है वो भी आपको पता होना चाहिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। उसे अपन बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग जिसे हिंदी में अपन कहते हैं अविराम खेती। अब रिले क्रॉपिंग या अविराम खेती क्या होती है? रिले या अविराम यानी खेत को विराम नहीं देना, आराम नहीं देना ही अविराम या रिले क्रॉपिंग कहलाती है। इसको समझिए, जैसे यह किसान का फील्ड है, इसके अंदर किसान ने क्या किया कि राइस की क्रॉप ली, इस प्रकार से कतारों के अंदर जो है उसने राइस की बुआई, चावल की बुआई जो है अपने खेत के अंदर कर दी। तो ये सारी जो कतारें हैं ये किसकी कतारें हैं? ये चावल की कतारें, राइस की कतारें। अब ये जो चावल की जो बुआई है फार्मर ने कब की? इसकी बुआई जो है खरीफ के अंदर की। कब की इसकी बुआई? उसने खरीफ के अंदर जो है चावल की बुआई किसान ने की थी।
अब ये राइस की क्रॉप जो है 15 से 20 दिन बाद इसकी क्या होने वाली है, कटाई होने वाली है। 15 से 20 दिन बाद कटाई होने वाली है, यानी खरीफ के बाद अब रबी सीजन आने वाला है और उसका परिपक्व पूरा होने वाली है फसल। 15-20 दिन बाद इसकी कटाई होगी, तो उससे पहले फार्मर क्या करेगा, उन 15-20 दिन पहले वह क्या करेगा, इस राइस की रो के बीच में यहां पे एक दूसरी फसल ले लेगा या दूसरी फसल की बुआई इनकी कतारों के बीच में कर देगा। इनकी कतारों के बीच में दूसरी फसल की बुआई वह किसान कर लेगा और दूसरी फसल जो होगी वह आपकी अलसी होगी। कौन सी होगी, अलसी, जिसे अंग्रेजी में अपन लिनसीड कहते हैं, या फिर वह ले सकता है लेथाइरस। क्या ले सकता है, लेथाइरस। और लेथाइरस आप जानते हो एक प्रकार की दलहनी फसल है, लेकिन मोस्ट ऑफ कौन सी ली जाती है, अलसी की फसल ली जाती है। अब यहां पे जो ये अलसी की जो फसल ली है, इसकी जो बीज दर लेंगे इसमें 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। तो यहां पे किसान ने क्या किया कि जो राइस जो सोन कर रखी है वो हार्वेस्ट होने वाली 15-20 दिन बाद, उससे पहले उन कतारों के बीच में जो है लिनसीड की सोइंग कर दी। इट मींस लिनसीड, अलसी और लेथाइरस जो है वह एक प्रकार से आपके रबी क्रॉप है, रबी फसल है, क्योंकि रबी सीजन आने वाली है, इसलिए उसने खेत को खाली होने से पहले ही रबी की क्रॉप जो है उन कतारों के बीच में पहले ही लगा दिया। यानी प्रीवियस क्रॉप की हार्वेस्टिंग से पहले ही नेक्स्ट क्रॉप उसमें लगाना ही आपका क्या कहलाता है, रिले क्रॉपिंग या अविराम खेती कहलाती। यानी पहले वाली फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल की बुआई उसके अंदर कर देना ही अविराम या रिले क्रॉपिंग कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है चावल की कटाई से पूर्व उसकी कतारों के बीच में अलसी या लेथाइरस की बुआई करना ही रिले क्रॉपिंग कहलाता है। यह काफी ज्यादा फेमस है और यह आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल एज वेल एज की डेफिनेशन। रिले क्रॉपिंग के जो फादर जाने जाते हैं, इसके पितामह जो कहे जाते हैं, वह एसएस बीन्स को कहा गया है, जो भी आपको पता होना चाहिए। अब रिले क्रॉपिंग को अपने देश में कहां-कहां किया जाता है, उसके आधार पर रिले क्रॉपिंग को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें अगर अपन बात करें तो अपन पेरा जो शब्द काम में लेते हैं, यानी पेरा जो ये पेरा और उटेरा जो शब्द काम में यहां पे आया है, वह रिले क्रॉपिंग के लिए आया है, अविराम खेती के लिए आया है। और पेरा जो बोला जाता है, इस अविराम खेती को वह वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर बोलते हैं, जबकि उटेरा जो बोला जाता है वह एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर बोला जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई पेरा और उटेरा क्या होता है। तो पेरा और उटेरा जो होता है एक प्रकार की रिले क्रॉपिंग है, और पेरा जो बोलते हैं वेस्ट बंगाल और बिहार के अंदर बोलते हैं, और उटेरा जो बोलते हैं वह मध्य प्रदेश के अंदर बोलते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि भाई चावल के खेत से कौन सी गैस, विच गैस इमिट्स फ्रॉम द राइस फील्ड, दैट इज द मीथेन, CH4 और मीथेन मार्स गैस के नाम से जानते हैं। ये इसके खेत से बाहर निकलती है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई चावल के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो मीथेन होती है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चावल का सफेद आंख रोग, व्हाइट आई ऑफ राइस, यह किसकी वजह से होता है, तो यह आयरन की कमी से होता है। Fe की डेफिशिएंसी की वजह से जो है व्हाइट आई डिजीज जो होती है राइस के अंदर हो जाती है, जो भी आपको मालूम होना चाहिए। अब जब Fe की डेफिशिएंसी थी तो व्हाइट आई डिजीज होगी, लेकिन अगर Fe की टॉक्सिसिटी होगी तो उस वजह से भी राइस के अंदर एक डिजीज होती है, जिसे अपन बोलते हैं ब्राउनिंग अर्थात भूरापन। तो ये दोनों वाइस वर्सा ध्यान रखना है। Fe की कमी की वजह से व्हाइट आई डिजीज होती है, और Fe की अधिकता की वजह से जो है चावल के अंदर भूरापन या ब्राउनिंग होती है, पत्तियों पर भूरापन आपको दिखाई देता है। ये दोनों डिसऑर्डर आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है कि चावल का आइवोरी रोग किसकी कमी से होता है, तो यह सल्फर की कमी से होता है, सल्फर की डेफिशिएंसी से होता है। धान की पत्तियों में कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, कौन से ऊतक पाए जाते हैं, तो पेरेनकाइमा ऊतक होते हैं। और इसी वजह से अपन कहते हैं कि चावल की जो फसल होती है, जो अपन पानी के अंदर लेते हैं, और अपन कहते हैं उसके खेत में 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना चाहिए, तो उस पानी के अंदर चावल की फसल जो है खड़ी रह पाती है या स्टेबल रह पाती है। उसके पीछे मेन रीजन ये
इसलिए कि उसकी पत्तियों के अंदर जो है एक प्रकार से कहें तो पेरेन्काइमा उत्तक होते हैं जो उसको पानी के अंदर खड़े रख सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं। देन लगातार पॉलिश्ड राइस खाने से कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? तो बेरी बेरी नाम का जो है रोग होने की संभावना सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है, जो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है दान की एक्योची बीमारी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। एक्योची बीमारी किसकी वजह से होती है? तो दान की एक्योची बीमारी H2S की विषाक्तता, इट मींस H2S की टॉक्सिसिटी की वजह से होती है। अब एक्योची के अंदर क्या होता है, यहां पे देखिए आपको फोटो बता रखा है, इसमें इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो है आपका जो एक्योची से ग्रसित जो आपका प्लांट है उसकी जड़ें जो होती है कुछ इस प्रकार से ब्लैकिश हो जाती है, काली सी हो जाती है, जबकि हेल्दी प्लांट की जड़ें कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो एक्योची के अंदर क्या होता है? कोर्स, स्पार्स और डार्क ब्राउन टू ब्लैक रूट सिस्टम, अर्थात जड़ें काली पड़ जाती है, जड़ें जो होती है काली पड़ जाती है। ये एक्योची का एक मुख्य लक्षण माना गया है जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें पत्तियों के अंदर इंटरवेनल क्लोरोसिस भी आपको दिखाई दे सकती है। तो एक्योची का रीजन क्या है? एक्योची किसकी वजह से होती है? तो H2S की विषाक्तता की वजह से होती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है दान के तने को अपन हल्म और कल्म कहते हैं। देन यह सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चावल की खेती के गैर परंपरागत क्षेत्र, नॉन ट्रेडिशनल एरिया, यानी जहां पे पहले कभी चावल की खेती नहीं होती थी लेकिन वर्तमान समय में वहां पे चावल की खेती की जा रही है। यह अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें पंजाब और हरियाणा का नाम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आता है कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया कहां का चावल का कहां पे, तो वो पंजाब और हरियाणा है। देन द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहां पे? तो यह कटक उड़ीसा में, इंडिया के अंदर कटक उड़ीसा के अंदर चावल का अनुसंधान संस्थान स्थित है, यह आपको पता होना चाहिए। जबकि इसका अंतरराष्ट्रीय संस्थान जो कई बार एग्जामों में आता है, दैट इज द इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो है मनीला फिलीपींस के अंदर है, जो 1960 के अंदर स्थापित किया गया है। और आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा बहुत सारी तकनीकें जो है चावल की विकसित की गई है, जो अपन इस चावल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि संस्थान कहां पे है, तो ये मनीला फिलीपींस के अंदर है। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे आता है दान अनुसंधान निदेशालय कहां? तो ये हैदराबाद में, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। देन आता है हलिंग। हलिंग क्या होता है? तो हलिंग को ध्यान से समझिए। यहां पे देखो राइस जो होता है, चावल दो प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट जिसे अपन दान कहते हैं या ब्राउन राइस कहते हैं। दान जिसे अंग्रेजी में अपन बोल सकते हैं पेडी, क्या बोलते हैं अपन? पेडी बोलते हैं। देन चावल जिसे अपन अंग्रेजी में राइस बोलते हैं, या और अपन कह सकते हैं व्हाइट राइस। यानी जो दान जो होता है या ब्राउन राइस होता है, उसमें क्या होता है? दाने के ऊपर जो होता है छिलका होता है। दाने के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। और जबकि आपका ये जो नॉर्मल राइस है, इसके अंदर क्या होता है कि दाने के ऊपर कोई छिलका नहीं होता है। यानी कि जब अपन चावल को हार्वेस्ट करते हैं, काटते हैं, उसकी थ्रेसिंग जो की जाती है, तो उसमें जो चावल जो आपको प्राप्त होता है वो छिलका युक्त होता है, यानी हस्कलेस, हस्क जो होता है उसके ऊपर कवर्ड होता है, तो उसे अपन ब्राउन राइस कहते हैं। और उस ब्राउन राइस से जो उसका हस्क जो हटाएंगे, छिलका जो हटाएंगे, देन आपको जो राइस प्राप्त होगा वह आपका व्हाइट राइस कहलाता है। तो यानी ब्राउन राइस से व्हाइट राइस प्राप्त करने को ही अपन हलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हलिंग कहते हैं। तो हल्ड राइस का अर्थ क्या हुआ? हल्ड राइस का अर्थ हुआ दैट इज द ब्राउन राइस, यानी जिसके ऊपर हल है। हल का अर्थ होता है यहां पे दैट इज द छिलका, कवर उसके ऊपर होना। देन द डी हल्ड, यानी जिसके ऊपर छिलका हटा दिया गया है, यानी हल लेस, जिसमें हल नहीं होता है अर्थात छिलका नहीं होता है। धान के दाना लेमा और पेलिया से दृढ़ता से ढका होता है, जिसे आपको ध्यान नहीं रखना है। देन अपन देखते हैं कि हलिंग परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। तो इट मींस द व्हाइट राइस डिवाइडेड बाय ब्राउन राइस मल्टीप्लाई बाय 100 से जो है अपन हलिंग परसेंटेज निकाल सकते हैं। बेसिकली चावल का हलिंग परसेंटेज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, दैट इज द 66 और 2/3 ऑफ द पेडी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यानी अगर आप 100 किलोग्राम जो है ब्राउन राइस लेते हो, तो उसे कितने किलोग्राम जो है व्हाइट राइस प्राप्त होंगे? तो वह 66 किलोग्राम प्राप्त होंगे। ये लाइन ये कहना चाह रही है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। अब हलिंग परसेंट देख लिया, लेकिन ग्रेन और स्ट्रोक का रेशियो, चावल और छिलके का अनुपात कितना होता है? तो ये 2:1 होता है। जो भी आपको, क्योंकि 66 बोल रहे हो, तो 66 यानी 2 भाग हो गए, 2 भाग यानी 33 यानी 66।
तो ये 2 भाग जो हो गया इसमें दाना होता है और रिमेनिंग 33% अर्थात 1 भाग जो होता है उसमें छिलका होता है, जो आपको पता होना चाहिए। देन द मिलिंग परसेंट, आटा बनाने के लिए चावल का मिलिंग परसेंट 50 से 55% माना गया है। भाई चावल से कितने किलोग्राम आटा बन सकता है वो उसको ही अपन मिलिंग कहते हैं। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं ध्यान रहेगा चलेगा, लेकिन हलिंग परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। एंड देन ग्रेन और अस्ट्रो का रेशियो या हल का रेशियो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, इसमें आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के चावल की परिकल्पनाएं जो है साइंटिस्ट द्वारा दी गई है और अलग अलग प्रकार के चावल डेवलप किए गए हैं। तो जिसमें एक चावल आता है दैट इज द सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। सुनहरा चावल या गोल्डन राइस को जो डेवलप किया है वह इंगो पोर्ट्रिकस, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ ले कि गोल्डन राइस डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट, दैट इज द इंगो पोर्ट्रिकस। गोल्डन राइस की विशेषता क्या होती है, इसमें विटामिन ए का जो है प्रचुर स्रोत माना गया है। तो यानी कि गोल्डन राइस की विशेषता यह होती है कि उसमें विटामिन ए अर्थात बीटा कैरोटीन जो होता है वह अधिक मात्रा में होता है। इस बीटा कैरोटीन को जो है इंगो पोर्ट्रिकस ने किससे प्राप्त किया, तो डेफोडिल नामक पादप से इसको लिया गया और इसमें विटामिन ए का जो है 37 ppm जो है इसमें विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस के अंदर। तो गोल्डन राइस के केस में आपको ध्यान रखना है कि गोल्डन राइस डेवलप्ड बाय द इंगो पोर्ट्रिकस द्वारा विकसित हुआ है। इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें विटामिन ए जो होता है, बीटा कैरोटीन जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज द सुपर चावल और सुपर राइस। सुपर राइस इज डेवलप्ड बाय जीएस खुश। सुपर राइस जो है जीएस खुश द्वारा विकसित किया गया है। इसकी विशेषता यह अधिक पौष्टिक होते हैं, नॉर्मल राइस से हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं। देन द मोर देन द 25% न्यूट्रिटस ज्यादा होते हैं देन द नॉर्मल राइस, जो आपको पता होना चाहिए कि भाई सुपर राइस किसने डेवलप किया, जीएस खुश ने डेवलप किया। देन द नेक्स्ट वन इज द संकर राइस, हाइब्रिड राइस या संकर राइस डेवलप्ड बाय युआन लोंगपिंग के द्वारा विकसित हुआ है। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो हाइब्रिड राइस डेवलप हुआ है वह चाइना के अंदर डेवलप हुआ है, जो भी आपको पता होना चाहिए 1970 के आसपास। और उन्होंने जो टेक्निक काम में ली वह ली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल टेक्निक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल टेक्निक। कोशिका द्रवी नरबंधिता तकनीक से चीन ने सबसे पहले हाइब्रिड राइस या संकर चावल विश्व के अंदर उत्पादित किया था 1970 के अंदर। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेकंड टाइम अर्थात दूसरी बार, यानी विश्व में दूसरी बार जो है हाइब्रिड राइस किसने डेवलप किया, तो विश्व के अंदर सेकंड टाइम जो हाइब्रिड राइस डेवलप किया वह इंडिया ने किया और वह 1974 के आसपास कर लिया था। तो यानी कि फर्स्ट टाइम हाइब्रिड राइस को डेवलप किया गया था चाइना के द्वारा और दोबारा इसको या सेकंड टाइम जो डेवलप हुआ वह इंडिया में डेवलप हुआ। मिरेकल राइस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का जादुई चावल किसे कहा गया है, दैट इज द संसार का प्रथम चावल भी जिसे कहते हैं अपन संकर चावल, दैट इज द IR8 को कहा गया है, जो आपको पता होना चाहिए। IR8 इज नोन एज द मिरेकल राइस, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेराइटियां थी उन वेराइटियों में सबसे ज्यादा यील्ड पोटेंशियल उस समय जिसके अंदर थी वह IR8 के अंदर थी और दैट इज द फर्स्ट हाइब्रिड राइस ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी जाना जाता है। देन द नेक्स्ट वन इज द हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस की फर्स्ट इंडियन वेराइटी कौन सी, इंडिया के अंदर हाइब्रिड राइस की पहली वेराइटी कौन सी आई है, दैट इज द MGR1 और QRH1, आपको पता होना चाहिए, जो 1994 में तमिलनाडु से विकसित की गई है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस, बासमती चावल की पहली संकर किस्म कौन सी है, तो PRS10। PRS मींस द पूसा राइस हाइब्रिड 10, जो ये पहली हाइब्रिड के रूप में जानी जाती है। देन नेक्स्ट वन इज द पार बॉइलिंग। व्हाट इज द पार बॉइलिंग, पार बॉइलिंग क्या होती है, तो पार बॉइलिंग का बेसिक अर्थ निकलता है चावल को भाप से उपचारित करना, यानी उसे हीट ट्रीटमेंट देना और इसमें विटामिन ए जो होता है वह नष्ट हो जाता है और इसमें विटामिन B12 जो होता है वह कंजर्व हो जाता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा विटामिन जो होता है इसमें संरक्षित होता है, तो विटामिन B12 होता है, जिसे साइनोकोबालम के नाम से जानते हैं, यानी कोबाल्ट इसके अंदर होता है, जो भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है।
देन द नेक्स्ट वन इज द ड्रम कल्चर टेक्निक इन द राइस। राइस में ड्रम कल्चर टेक्निक का क्या यूज है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। यह टेक्निक जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित है, ड्रम कल्चर टेक्निक। और इस टेक्निक के अंदर क्या होता है इसको अपन पहले समझ लेते हैं। तो ड्रम कल्चर टेक्निक, ड्रम कल्चर अर्थात इसके अंदर एक ड्रम को काम में लिया जाता है जिसके क्या पहिए लगे रहते हैं, और इस ड्रम के अंदर जो होता है छेद होते हैं, इस प्रकार से होल होते हैं, और इस ड्रम के अंदर क्या करते हैं कि इसके अंदर जो है अंकुरित बीज जो होते हैं, चावल के जो अंकुरित बीज होते हैं, जर्मिनेटिंग जो सीड्स होते हैं, यानी जो चावल के बीजों के ऊपर पानी डाल दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है 2-3 दिनों तक, और उसमें क्या होता है जैसे वो जर्मिनेट होते हैं उस ड्रम के अंदर डाल दिया जाता है। फिर चावल का जो फील्ड है उसमें पडलिंग कर दी जाती है, एंड देन उस ड्रम को उसके अंदर चलाया जाता है ताकि चावल की जो हो सोइंग हो जाए, बुवाई हो जाए। तो इसी को अपन ड्रम कल्चर टेक्निक कहते हैं। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे पडलिंग कर रखी है, ये ड्रम है बीच में, ये साइड में उसके पहिए हैं, इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स डाल दिए और देन इसकी सोइंग करते जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, एक तो सीड कम लगेगा, बीज कम लगेगा, और दूसरा इसमें इस प्रकार से सोइंग करने से क्रॉप को वाटर रिक्वायरमेंट जो होगी वो उसकी कम हो जाएगी, कम पानी देने की उसको आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको ज्यादा इस प्रकार से जर्मिनेटिंग सीड्स आप सीधे यूज करें तो सीधा वो जर्मिनेट होंगे पडल सोइल के अंदर, तो पानी की कम आवश्यकता होती है। तो इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर इस प्रकार से पूछा गया है कि मेन बेसिस या मेन जो है इसके पीछे क्या है, तो वो यही है कि वाटर सेविंग करना और सीड्स को रिड्यूस करना ही इस ड्रम कल्चर टेक्निक के लिए सबसे ज्यादा जाना गया है। तो इसके बारे में देखिए आप, इस टेक्निक को जो डेवलप किया गया है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें पानी की बचत व समय पर रोपाई तैयार करने हेतु, समय पर आप रोपाई कर सको, समय पे आप पौध लगा सको, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई ड्रम कल्चर टेक्निक करने के लिए ये वाटर सेविंग का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है इसके अंदर कि भाई कौन से सीड्स, ये तो इसमें जर्मिनेटिंग सीड या अंकुरित बीजों को बुआई हेतु काम में लेते हैं। इसमें सीड रेट कितनी रहती है, अगर ये आपको एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि अपन के लिए सीड रेट कम हो जाती है, तो 35 से 40 किलोग्राम इसमें सीड रेट ली जाती है। और इसमें स्पेसिंग कितनी रखते हैं, रो टू रो वह 20 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट लगभग 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो स्पेसिंग का केस हो जाएगा इसमें 20 × 10 सेंटीमीटर, और नॉर्मल राइस के अंदर भी अगर अपन सोइंग करते तो 20 × 10 की स्पेसिंग ही अपन सजेस्ट करते हैं। तो ये ड्रम कल्चर टेक्निक के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस से विकसित हुआ है, जिसमें समय पर बुआई एवं पानी की बचत एवं बीज की बचत जो 35 से 40 किलोग्राम ही चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन आता है इसमें वर्गीकरण। चावल के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं तो चावल को वर्गीकृत किस प्रकार से किया गया है, तो ओराइजा सेटाइवा जो अपन बोल रहे हैं, तो ओराइजा की 24 प्रजातियां है, जिसमें 2 प्रकार की जातियों की खेती जो है विश्व के अंदर की जाती है। पहला आ रहा है ओराइजा सेटाइवा, जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है विश्व में, जो आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आ रहा है ओराइजा ग्लोबिरेमा, जो दक्षिणी अफ्रीका में, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि ओराइजा ग्लोबिरेमा का कल्टीवेशन कहां होता है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। ओराइजा सेटाइवा की 22 जो है सब स्पीसीज हैं, उसकी बात अपन करते हैं। तो ओराइजा सेटाइवा जो विश्व में सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसकी जो 22 उपजातियां है उसमें से 3 उपजातियां इंपॉर्टेंट है। पहली आती इंडिका अर्थात ओराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका, इस प्रकार से इसका नाम लिखा जाएगा, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका। इंडिका अर्थात जो इंडिया के अंदर, जो भारत के अंदर उगाई जाती है, उसे अपन इंडिका कहते हैं। तो आपको बेसिकली इस केस में यही ध्यान रखना है कि ओराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका कहां उगाते हैं, तो ये इंडिया के अंदर उगाते हैं, भारत के अंदर उगाते हैं। शीतोष्ण जलवायु की यह फसल है, और इसकी विशेषता क्या होती है, तो हैविंग अ लीव स्लाइटली pubescence and the pale green in color or onless or the possess the short and the smooth awns, या तो इसमें ऑन नहीं होते हैं तो स्मूथ और
जो होते हैं काफी ज्यादा शॉर्ट होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इंडिका के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो सब स्पीसीज इसकी आती है वह आती है जेपोनिका। और जेपोनिका यानी जो जापान के अंदर उगाई जाती है। कहां उगाते हैं? जिसको जापान के अंदर उगाते हैं। और जिसकी विशेषता क्या है? जो कल्टीवेशन इन द सब ट्रॉपिकल एंड द वार्म टेम्परेचर के अंदर, और मे बी द ऑन और ऑनलेस, और लीव्स आर नैरो एंड डार्क ग्रीन इन कलर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान नहीं रखना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडिका कहां उगाते हैं? इंडिया के अंदर। जेपोनिका कहां उगाते हैं? जापान के अंदर। एंड देन लास्ट वन दैट इज द जवानिका। जवानिका कहां उगाते हैं? तो यह इंडोनेशिया के अंदर उगाते हैं। कहां उगाते हैं? इंडोनेशिया के अंदर उगाते हैं। जो आपको बेसिकली यहां पे पता होना चाहिए कि अलग अलग सब स्पीसीज कहां पे कल्टीवेट होती है। ये स्टिप स्ट्रो, लॉन्ग पेनिकल, ऑन ग्रेन्स होते हैं, इसमें स्पार्स टिल्डिंग हैबिट होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। तो ये कैरेक्टर्स आपको ध्यान नहीं रखने, आपको ये ध्यान रखना है कि राइस की जो स्पीसीज है उसमें से दो स्पीसीज का कल्टीवेशन होता है। नंबर फर्स्ट वन इज द ओराइजा सेटाइवा जो मोस्टली कल्टीवेट होती है। देन सेकंड वन इज द ओराइजा ग्लोबिरेमा जो साउथ अफ्रीका में कल्टीवेट होती है। ओराइजा सेटाइवा जिसकी 22 सब स्पीसीज है, जिसमें 3 सब स्पीसीज का कल्टीवेशन मैक्सिमम होता है। ओराइजा सेटाइवा वेराइटी इंडिका जो इंडिया के अंदर, ओराइजा सेटाइवा वेराइटी जेपोनिका जो जापान के अंदर, और जवानिका जो इंडोनेशिया के अंदर ग्रो की जाती है। देन द नेक्स्ट वन इज द जलवायु। भाई राइस के लिए जो है जलवायु या क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट किस प्रकार की चाहिए? तो राइस के लिए नॉर्मली उष्ण एवं नम जलवायु यानी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है कि राइस के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट राइस को होती है। तापमान के लिए, अंकुरण के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और औसत तापमान जो है 21 से 37, और वृद्धि के लिए 25 से 30, और ब्लूमिंग यानी कि पुष्पन के लिए जो है 26.5 से 29.5 काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लूमिंग टेम्परेचर इसका काफी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्लूमिंग टेम्परेचर कितना चाहिए। और पकने के लिए, राइपनिंग के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान जो होता है इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड ब्लूमिंग टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। देन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसको सोइल किस प्रकार की चाहिए, मृदा किस प्रकार की चाहिए? तो इसको चिकनी दोमट मृदा जो है इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी गई है। और पीएच मान जिसका 4 से 6 के बीच, अर्थात हल्की अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक सोइल काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ ले एग्जाम में कि चावल हो गया आपका, देन चाय हो गया, चावल हो गया और आलू हो गया। इट मीन्स यहां पे 3 क्रॉप आ गई, दैट इज द राइस आ गया, राइस, टी एंड पोटैटो। इन तीनों ही क्रॉप के लिए जो है एसिडिक सोइल की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको पता होना चाहिए। चाय, चावल और आलू इन तीनों के लिए अम्लीय मृदाओं की जरूरत होती है। बाकी जो है आपको अम्लीय मृदाओं की जरूरत नहीं होती, बाकी के लिए आपको उदासीन या न्यूट्रल पीएच वाली मृदाओं की आवश्यकता होती है। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और काली मृदा जो होती है, जो चावल के लिए बेस्ट है, और आप जानते हो काली मृदा कपास के लिए भी बेस्ट मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बाकी रिमेनिंग जो चावल का पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।